वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर करा था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस के अंदर स्टाफिंग का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं बच्चे। तो आइए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर यूनिट आपका 4 रहेगा, लेसन नंबर 12 रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का आपका सब्जेक्ट का नाम है पार्ट 2 रहेगा। एक बार हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए बच्चे एक बार इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ओवरव्यू लेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? तो स्टाफिंग मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात करा था स्टाफिंग क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है। उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या सोर्स हो सकती है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, हायरिंग का सिलेक्शन के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉइज के ओरिएंटेशन के जो इनसाइट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टाफिंग की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 4 लेसन आपका 12 रहेगा, 12 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन प्रेजेंटेड बाय राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्चे एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले उसको जाकर के देखें, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा हुआ है। उससे आगे आज हम लोग बात करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने का क्या क्या एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं बच्चे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग देखेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन जॉब के पोर्टल्स भी होते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए एक होता है इंटरनल सोर्स, राइट, जो हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हो सकते हैं रिक्रूटमेंट करने का। आई बात समझ में? रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 के अंदर, जरूर देखेंगे आप लोग। तो यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहला जो आएगा कैंपस प्लेसमेंट होती है। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल भी होते हैं जॉब के लिए, जहां पर आप कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉइज की कुछ एजेंसीज होती हैं, जैसे कंसल्टेंसीज वगैरह होती है, वो लोग भी क्या करते हैं, यहां पर रिक्रूटमेंट कराने का काम करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम करते हैं। तो आइए बच्चे एक एक करके हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे यहां पर कैंपस प्लेसमेंट। आइए, द रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश टैलेंट डायरेक्टली फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। कहने का मतलब कैंपस प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट होते हैं बच्चे जहां पर जो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, टैलेंटेड पर्सन होते हैं, तो वहीं से उनकी हायरिंग किया जाता है। कॉलेजेस, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो चाहे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, वहीं से डायरेक्ट स्टूडेंट को हायरिंग किया जाता है। हम उसको क्या कहते हैं यहां पर, कैंपस प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश टैलेंटेड, यहां पर फ्रेश टैलेंटेड लोग जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स नॉलेजेबल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी में जो लोग होते हैं, उन सभी को हम रिक्रूटमेंट करते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट। ऑनलाइन जॉब पोर्टल की बात करें बच्चे, तो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि naukri.com, Indeed और LinkedIn, वेयर कंपनीज कैन पोस्ट वैकेंसीज, फाइंड कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जैसे वर्क इंडिया हो गया, जैसे हम naukri.com की बात करें, लिंक्डइन की हम बात करते हैं, तो ये सारे के सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जहां पर कैंडिडेट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। आई बात समझ में? एम्प्लॉइज एजेंसीज का मतलब ये होता है कि कुछ कंसल्टेंट होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराने का काम करते हैं, उनको वहां से कमीशन मिलती है। आई बात समझ में? तो आइए, एम्प्लॉइज की कुछ एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसीज जो होते हैं बच्चे, वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फाइंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल्स। यहां पर जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसको जॉब की जरूरत है, वो कांटेक्ट किससे करता है, एजेंसी से। एजेंसीज के पास कंपनीज की टाइपिंग होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनको कांटेक्ट कराने का काम, इंटरव्यू को हायरिंग कराने का काम करते हैं। और जब उनकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद उनको वो कमीशन दिया जाता है, कंपनी के थ्रू उनको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो सबसे पहला कैंपस प्लेसमेंट आएगा बच्ची। उसके बाद कुछ ऑनलाइन जॉब के पोर्टल्स होते हैं, और उसके बाद
कुछ अगर हम बात करें एम्प्लॉयज की, कुछ यहाँ पर एजेंसीज वगैरह होती हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके क्या मेरिट्स हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या इसके डिमेरिट्स हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसका? एक्सटर्नल सोर्सेस। बच्चे यहाँ पर देखेंगे क्या इस सोर्स का मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, उसके बारे में सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करें। मेरिट्स को हम एडवांटेजेस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ब्रिंग्स फ्रेश टैलेंट, हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोस्पेक्टिव्स, इनोवेटिव आइडियाज, एनर्जी टू द ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर जो फ्रेश टैलेंटेड लोग होते हैं, यहां पर उनके अंदर क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। बहुत ज्यादा चीजें क्या होता है? एक नया प्रोस्पेक्टिव होते हैं, न्यू प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं एक कंपनीज के लिए, और यहां पर उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको यूटिलाइज करते हैं। और उसके बाद वाइड चॉइस ऑफ कैंडिडेट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन गेट अ लॉन्गर पूल ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेंट्स, चूज बेस्ट फिट, यानी यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से जो बेस्ट होते हैं उसको फिट करते हैं और हम चूज करते हैं। तो ये दो क्या पॉइंट्स हैं इसका? एडवांटेजेस है, मेरिट्स है। डिमेरिट्स की बात करें तो एक्सपेंसिव की प्रोसेस होती है, यानी नया और फ्रेश टैलेंटेड पर्संस को आप हायरिंग करेंगे तो उनके अंदर नॉलेज की कमी होगी, तो उनको सिखाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, पैसा भी जाएगा, है ना। उसके बाद लॉन्गर टाइम फ्रेम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको ग्रो करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग, ज्यादा एक्सपीरियंस उनके अंदर नहीं होती, फ्रेश होते हैं, उतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है। आइए, एडवर्टाइजिंग जॉब ओपनिंग, मैनेजिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज एंड कंडक्टिंग इंटरव्यूज कैन बी कॉस्टली। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे ओपनिंग के लिए, जॉब ओपनिंग के लिए, तो भी कॉस्ट लगेगा। यहां पर चाहे रिक्रूटमेंट की एजेंसी से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो वो भी आपसे कमीशन लेंगे। यहां पर इंटरव्यू में अगर कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, तो वहां पर भी आपको टाइम कंज्यूम होगा, तो वहां पर ये इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आइए लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करते हैं। इट टेक्स टाइम टू पोस्ट द जॉब एड्स, स्क्रीन एप्लीकेशंस एंड फाइनलाइज सिलेक्शन विच में भी डिले। तो यहां पर टाइम लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू कराओगे, उसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू में सिलेक्शन होंगे, उसके बाद क्या होगा? उनके पास ऑफर लेटर आएगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इस तरह से चीजें प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये सारे के सारे डिमेरिट्स है किसका? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अब अगला वर्ड जो है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेक्शन क्या होता है बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिलेक्शन? हम सिलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिलेक्शन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस बच्चे, सिलेक्शन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी सिलेक्शन का मतलब होता 100 लोगों ने अप्लाई करा, उसमें से मुझे काम का सिर्फ 5 ही लोग लगे, मेरे काम के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट सिर्फ 5 लोग हैं, तो यही हमारे लिए सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट, इट्स कॉल्ड सिलेक्शंस। आइए बच्चे, द सिलेक्शन इज द प्रोसेस एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज द एम्प्लॉइज विद द राइट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड। बिल्कुल सही बात है। जब भी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, आउट ऑफ जो भी जितने भी लोग गए हैं, तो उनकी सबसे पहले राइट स्किल को चेक करते हैं, क्या उसके अंदर राइट स्किल्स है कि नहीं है, क्या उसकी स्किल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं, और उसके बाद उसका एटीट्यूड को भी चेक करना होता है कि उसकी एटीट्यूड कितना अच्छा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारे के सारे क्या है, यहां पर जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ये सारे के सारे सिलेक्शन के प्रोसेस है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। मैं बढ़ सकता हूं आगे। चलिए बच्चे आइए बच्चे, हम लोग यहां पर बात करेंगे सिलेक्शन के क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब हमें यह पता चल चुका है कि सिलेक्शन क्या होता है, तो हम बात करते हैं इसके प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा एप्लीकेशंस का, यानी रिव्यूइंग सबमिटेड एप्लीकेशन टू शॉर्टलिस्ट सुटेबल कैंडिडेट। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रीनिंग करना पड़ेगा एप्लीकेशंस को, यानी सबमिट करना, रिव्यूइंग सबमिटेड एप्लीकेशन। आपको उस शॉर्टलिस्ट में से क्या करना पड़ेगा? रिव्यू लेना पड़ेगा सबमिटेड एप्लीकेशंस को सुटेबल कैंडिडेट के। सेकंड में क्या करते हैं, कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? रिज्यूम लेते हैं, फिर उसमें हम उसको सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को, और उसके बाद क्या करते हैं? रिटन टेस्ट भी लेते हैं। असेसिंग कैंडिडेट्स नॉलेज, स्किल्स एंड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एबिलिटी। हम देखते हैं
कि यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी इनके अंदर है या नहीं है, यानी रिटन टेस्ट क्यूए हम लेते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं बच्चे, जहां पर इंटरेक्टिंग विद द कैंडिडेट टू इवेल्युएट द सूटेबिलिटी फॉर द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर जब हम इंटरव्यू कराते हैं तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, उसकी हम जांच पड़ताल और इंटरव्यू के थ्रू हम बात करते हैं। देन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन करा जाता है बच्चे, जहां पर मेकिंग द फाइनल डिसीजन एंड ऑफरिंग द जॉब चोजन कैंडिडेट। यहां पर जो कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट करा है उन्हें क्या करते हैं, हम यहां पर जॉब के लिए ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। जब ऑफर लेटर को एक्सेप्टेंस देते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके बाद फाइनली वो कैंडिडेट काम को शुरू करते हैं। आई बात समझ में। तो सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग करना पड़ता है एप्लीकेशंस को, सेकंड में रिटन टेस्ट लेना जरूरी होता है, थर्ड में हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फोर्थ में हम फाइनल सिलेक्शन लेने का काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और इंडक्शन की हम बात करते हैं। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और इंडक्शन की हम अगर बात करें बच्चे, तो चलिए हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूस। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, तो ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्क एनवायरमेंट कल्चर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं बच्चे, ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्क एनवायरमेंट cultures and policies and procedure. It helps the employees to understand their roles and expectations and how they can contribute the organization goal। यानी एम्प्लॉइज ओरिएंटेशन और इंडक्शन की अगर हम बात करें, तो यहां पर ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूस द न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। यहां पर ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब एंटर करते हैं, तो उनको हम बताते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की सभी चीज़ों के बारे में हम दिखाते हैं, समझाते हैं यहाँ पर पॉलिसीज क्या है, कल्चर क्या है, प्रोसीजर्स क्या है। और यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं इंडक्शन मीटिंग की, जब भी हम बात करते हैं, तो ये एम्प्लॉइज टू हेल्प अंडरस्टैंड द रोल। यहाँ पर उस एम्प्लॉइज को समझ में आना चाहिए कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के बाद हमारी क्या रोल्स रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा, एंड हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट द ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके बारे में आपको इंडक्शन मीटिंग में बताई जाती है बच्चे। और यहाँ पर ओरिएंटेशन, तो एम्प्लॉइज यहाँ पर होते हैं, जो सिलेक्टेड एम्प्लॉइज होते हैं, यहाँ पर उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है रिगार्डिंग कंपनीज के बारे में उनको बताई जाती है। आई बात समझ में। कंपनी के कल्चर के बारे में, उसके जो भी परंपरा है, जो भी उसके रूल्स हैं और प्रोसीजर है, उन सब के बारे में बताया जाता है। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉइज ओरिएंटेशन और इंडक्शन मीटिंग, राइट। चलिए बच्चे, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन। भाई ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉइज आता है पहली बार, तो उसको कुछ नहीं पता होता है, तो उन्हें ये बताना पड़ता है। तो आइए, रिड्यूस एंजाइटी ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। नए एम्प्लॉइज के मन में बहुत सारा विचार होता है, हेजिटेशन होता है, डर होता है, फियर होता है, संकोच होता है। तो इन सभी को निकालने के लिए हम ओरिएंटेशन हमें करना होता है। हेल्प इन अ फास्टर एडजस्टमेंट, तो ये करना होता है। तो आइए सबसे पहले, रिड्यूस एंजाइटी ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग क्लैरिटी अबाउट देयर रोल्स एंड वर्क प्लेस ऑफ एनवायरमेंट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एंजाइटी को। तो बाय प्रोवाइडिंग क्लैरिटी अबाउट द रूल्स, यहां पर क्लैरिटी प्रोवाइड किया जाता है उसके रूल्स के बारे में, वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट के बारे में। हेल्प इन अ फास्टर एडजस्टमेंट की बात करें तो न्यू एम्प्लॉइज फील वेलकम्ड। नए एम्प्लॉय जो होते हैं, यहां पर इनको वेलकम करा जाता है, क्विकली अडॉप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या होता है, उनके माइंड के जो भी फियर्स हैं, उनके मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी फियर है, जो भी संकोच है, उन सभी को निकाला जाता है और नए एम्प्लॉइज को वेलकम किया जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्लान्ड एक्टिविटीज। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू एनहेंस एम्प्लॉइज स्किल्स, नॉलेज एंड competencies, enabling them to perform their roles and more effectively। आई बात समझ में। तो यहां पर जब भी हम अगर बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्लान्ड एक्टिविटीज। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू एनहेंस एम्प्लॉइज स्किल्स। तो यहां पर ट्रेनिंग
जो होता है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए जरूरी होता है। तो ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स प्लान एक्टिविटी डिजाइन टू द एम्प्लॉय को स्किल्स को डेवलप कराते हैं, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म देयर रोल्स एंड इफेक्टिवली। तो ट्रेनिंग एक एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब एंटर करते हैं तो उनको सभी कुछ के बारे में जानकारी होना चाहिए, यहाँ पर उसको पता होना चाहिए और उसको एम्प्लॉयज़ को स्किल्स होना चाहिए, उस काम को कर सकते हैं, उस रोल को प्ले कर सकते हैं इफेक्टिवली वे में। तो यहाँ पर स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए जिसके थ्रू वो उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इसेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। यहाँ पर इंडिविजुअल का भी ग्रोथ होता है और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यहाँ पर एम्प्लॉयज को बूस्ट होता है। मोरालिटी की हम बात करें तो क्या क्या यहाँ पर होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी की बात करें, एम्प्लॉयज बिकम मोर स्किल्ड प्रोडक्टिव। यहाँ पर एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है, लीडिंग बेटर वर्क परफॉर्मेंस। बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल की बात करें, ट्रेनिंग डिमॉन्स्ट्रेट द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू वर्कफोर्स एंड इंक्रीजिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। ट्रेनिंग के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट पता चलता है वर्कफोर्स की, और जैसे क्या होता है इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। जॉब से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आइए बच्चे हम लोग एक बार समरी और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो स्टाफिंग इज अ डायनेमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस इन इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन इज एंड ट्रेनिंग। तो यहां पर स्टाफिंग इज अ डायनेमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। समझ गए बात को। तो यहां स्टाफिंग एक डायनेमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जहां पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। ये इंश्योर करता है राइट पीपल आर प्लेस्ड इन द राइट पोजीशन। जो सही लोग होते हैं, जो एक स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो कैपेबल होते हैं, उसके लिए सही पोजीशन, विच इज अ critical achievement of the organization success. A well implemented staffing process contribute the organization efficiency, innovations and employees satisfaction. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेल इंप्लीमेंटेड स्टाफ अगर होगा तो ये क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, इनोवेशन को बढ़ाएगा और एम्प्लॉइज की सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज कर देगा। आइए बच्चे पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करा उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टाफिंग के अंदर हम लोग प्लेसिंग द राइट पीपल इन रोल्स, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करें, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, पोर्टल्स हो गया, जॉब पोर्टल्स और एजेंसीज हो गया। मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें, फ्रेश, टैलेंटेड बट कॉस्टली एंड स्लो। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें बच्चों तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाती है, इंटरव्यू और फाइनल हायर किया जाता है। ओरिएंटेशन की बात करें, इंट्रोड्यूसिंग न्यू हायर्स टू पॉलिसीज एंड कल्चर्स के बारे में बताई जाती है। ट्रेनिंग बेनिफिट्स की बात करें, इंप्रूव करी जाती है, स्किल्स को, एफिशिएंसी एंड मोरल को बढ़ा देने का काम करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से पार्ट 2 भी मैंने कराया। इस तरह की वीडियोस या इस तरह की आगे लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट्स होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।